हाल ही में नेशनल डिफेंस एकेडमी के रिजल्ट्स लगे और इन रिजल्ट्स में पुणे की दो छात्राओं ने यानी कि ऋतुजा और नंदिनी, इन दोनों के रैंक्स, ऑल इंडिया रैंक ऋतुजा का पहला आया है और नंदिनी का वुमेन्स में तीसरा रैंक आया है। शाबाशियाँ और तारीफ इनकी हो रही है, लेकिन सबसे अहम पूर्ण बात है कि जिस स्ट्रगल की और संघर्ष की ये स्टोरी है, ये किस तरह रही, उनकी जर्नी कैसे रही, क्योंकि 17 साल की इन युवा लड़कियों ने ये सब कुछ करके दिखाया है। 75 स्वतंत्र के 75 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये निर्णय हुआ कि लड़कियां भी और महिलाएं भी बॉर्डर पे जाना हो या फिर सबसे अहम पूर्ण बात है जो रियलिस्टिक ट्रेनिंग होती है डिफेंस की, उसमें शामिल होना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव इस सभी के बाद भी जिसमें वो शामिल हो सकती है। हमारे साथ ऋतुजा भी है और नंदिनी भी है। ऋतुजा, सबसे पहले आप हमें बताएं कि किस तरह की आपकी जर्नी रही और इस इतने टफेस्ट एग्जाम को अपियर करने के लिए आपने कैसे खुद को ट्रेन किया। सर, तो जर्नी के बारे में बात की जाए तो मेरी असली जर्नी मतलब एनडीए प्रिपरेशन की जर्नी 11th स्टैंडर्ड से शुरू हुई। 10th मैंने पास की। 10th में भी मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, मुझे 98% थे। उसके बाद मैं 10th के बाद बाकी के भी इंस्टीट्यूशंस की मैंने दी थी एंट्रेंस एग्ज़ाम, बट मैंने फिर एडमिशन इधर ली यशोतेज एकेडमी में क्योंकि वो मुझे बेस्ट लगा। उसके बाद मेरी रियल प्रिपरेशन शुरू हुई। हमारे फिर लेक्चर शुरू हुए, मेगा लेक्चर्स होते थे मैथ्स के 8-8 9-9 घंटे, और हम बैठ के पढ़ते थे। उसके बाद भी हम खुद का रिवाइज करते थे, फिर टेस्ट देते थे, टेस्ट की मदद से सेल्फ एनालिसिस करते थे, इम्प्रूव करते थे। रिटर्न में तो कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि पहले से ही मेरा एकेडमिक अच्छा था और 10th के भी मार्क्स अच्छे थे, और अपार्ट फ्रॉम दैट ओलंपियाड्स में भी मैंने काफ़ी अचीवमेंट्स कर रखी थी, जैसे नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल मेडल्स थे। बट असली चैलेंज मैंने एसएसबी में फेस किया। मुझे एसएसबी का इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, तो वो भी कॉन्फिडेंस मैंने धीरे धीरे बिल्ड किया। जैसे मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे जैसे अलग अलग इवेंट्स है, जैसे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट एगॉन में मैंने अलग अलग गेम्स सीखे। मैंने मेरे फ्रेंड्स की मदद से वॉलीबॉल सीखा, थोड़ा बहुत टेबल टेनिस सीखा मैंने। उसके अलावा मैंने क्रॉस कंट्री में पार्ट लिया था, मैंने एंकरिंग की थी काफ़ी इवेंट्स में। उसके बाद मैंने इलेक्शंस के वक्त स्पीच दी थी, उसके वजह से मेरा स्टेज फियर। ऐसे करते करते धीरे धीरे मेरी पर्सनैलिटी शेपअप हुई एसएसबी के लिए। फिर जैसे मैंने रिटर्न क्लियर कर लिया, फिर एसएसबी के लिए हमारे मेंटर्स यहाँ पे आए, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स थे, उन्होंने हमें गाइड किया। तो वहाँ पे भी मैंने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत प्रिपेयर किया, बहुत नॉलेज गेन किया, और ख़ुद की पर्सनैलिटी शेपअप करके एसएसबी अपेयर किया, और फाइनली वो भी क्लियर हो गया। हाँ। नंदिनी भी हमारे साथ है, ऑल इंडिया वुमेन्स में रैंक 3 है इनका एग्जाम में। नंदिनी, आप मुझे बताइए सबसे पहले ये किस तरह का एग्ज़ाम है, इसके किस तरह के प्रिपरेशंस होते हैं, और अगर लड़कियों के लिए, युवाओं लड़कियों के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो इसे किस तरह से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जाए। यस सर। तो सबसे पहले सर, ये जो एनडीए के एग्ज़ाम है ये यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, और जो एग्ज़ाम है ये टोटल 900 मार्क्स का है, पर इसके दो पेपर्स होते हैं। जो सबसे पहला है वो होता है मैथ्स का पेपर, जो 300 मार्क्स का है। अभी इसका इंपॉर्टेंस सर इतना ज़्यादा है क्योंकि अगर तुम्हारा मैथ्स का कट ऑफ क्लियर नहीं होगा तो हमारा गैट का पेपर चेक भी नहीं होता है। मतलब उधर अगर कितना भी अच्छा स्कोर हो सेकेंड टेस्ट में, पर फिर भी अगर आपका मैथ्स क्लियर नहीं होगा तो वो पेपर चेक भी नहीं होगा। तो जो गैट का टेस्ट है, मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसमें क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, फिर ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ऐसे बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, और ये पेपर 600 मार्क्स का होता है सर। तो ये दोनों एग्ज़ाम्स मतलब हमारा रिटर्न एग्ज़ाम होता है। ये जो रिटर्न एग्ज़ाम जो जितने लोग क्वालिफाई करते हैं सर, ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट 8000 लोग ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं रिटर्न टेस्ट, और उसके बाद उनको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। अभी एसएसबी मतलब है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो हर एक फोर्स का, मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का अलग अलग सिलेक्शन बोर्ड्स है। तो ये इन कैडेट्स को बुलाते हैं और इनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं। ये इंटरव्यू सर 5 दिनों तक चलते हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्टिंग और वन ऑन वन इंटरव्यू भी होता है। तो इन तीनों को क्लियर करने के बाद जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं रिकमेंडेड कैंडिडेट्स सर। तो ये रिकमेंडेड कैंडिडेट्स फिर जाते हैं मेडिकल्स के लिए, और मेडिकल्स के बाद मेरिट लिस्ट लगती है सर। तो जो टॉप ऑलमोस्ट 400 to 500 कैडेट्स है वो एनडीए में जाते हैं सर। तो आपको कैसे लगा कि आपको इसे अपेयर करना है एग्ज़ाम को और एग्ज़ाम क्रैक करनी है।
सर ये मेरा बचपन में डिसाइड हुआ था क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट डीलर है, वो बिजनेस ऑपरेट करते हैं। तो दैट्स वाई वो जो पुणे का सदर्न कमांड कैंटोनमेंट एरिया है उधर वो बहुत काम से विजिट करते थे। सो दैट्स वाई वो भी एक बार मुझे पासिंग आउट परेड को लेके गए थे नेशनल डिफेंस एकेडमी के। तो एट दैट टाइम सर उनका वो डिसिप्लिन, वो यूनिफॉर्मिटी, वो जो पूरा इंडिया का चकाचौंध था, वो मुझे पूरी अलग दुनिया लग रही थी। सो दैट्स वाई मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा कि मुझे भी इधर जाना है और एक दिन मैं भी ऐसे पास आउट होंगी। तो मैंने तब डिसाइड किया था सर। बढ़िया। अर्ली एज में बहुत लोग ऐसे होता है आपकी जो उम्र के हैं उनके थॉट्स क्लियर नहीं रहते या फिर उनके जहन में ये नहीं रहता कि एग्जैक्टली उन्हें ज़िंदगी में आगे जाके करना क्या है। आपने ये किस तरह से डिसाइड किया कि आपके पेरेंट्स इस बारे में क्लियर थे या आपका खुद का डिसीजन था? सर डिसीजन तो मेरा खुद का ही था। पेरेंट्स ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि नहीं तुम्हें आर्म फोर्सेस ही ज्वाइन करना है। लेकिन जब मैं नाइन्थ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं बस एक ही को लेके बैठ गई। मैंने सारे करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर किए थे। जब मैं नाइन्थ में थी तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे मतलब ओवरव्यू करवाया था कि लॉ के बारे में बताया था उन्होंने मुझे, इंजीनियरिंग के बारे में, नीट के बारे में, और उसके साथ ये भी बताया था। तो मैंने हर एक करियर ऑप्शन को जब रिसर्च किया तो ये मतलब इसका अलग ही फैसिनेशन आ गया था मुझे कि जो मैंने लाइफस्टाइल देखा उनका, डिसिप्लिन है, एडवेंचर है, अलग अलग जैसे कैंट एरिया में जाके अलग ही वाइब होता है सर वो। उसके बाद फिर फाइटर जेट्स का मुझे काफ़ी फैसिनेशन था। फाइटर जेट्स मुझे बहुत कूल लगते थे। तो एक पायलट बनने की इच्छा थी मन में, और उसकी सिवाय मेरे पापा की भी इच्छा थी कि वो आर्म्ड फोर्सेस में जाए, बट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की वजह से या फिर रिसोर्सेज ना होने के कारण उनका वो सपना पूरा नहीं हो पाया। तो उन्होंने मुझे बस बता दिया था कि तुम अगर करना चाहती हो तो कर सकती हो। तो फिर तब मैंने डिसाइड किया था 9th स्टैंडर्ड में कि मुझे डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना है। अब तो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आने के बाद आपका वुमेन्स में नाउ यू हैव बेटर ऑप्शंस कि आप चूज कर सकते हो एग्जैक्टली कहाँ जाना है। तो आपने क्या डिसाइड किया? सर तो मैंने फॉर्म भरते वक्त प्रेफरेंस दिया था। फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा आर्मी था, उसके बाद एयरफोर्स फ्लाइंग, उसके बाद नेवी और नेवल एकेडमी। और रिकमेंड होने के बाद जैसे मैंने जो पायलट एंट्री के लिए जो टेस्ट होता है CPSS, कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम, वो भी मैं क्लियर कर चुकी हूँ। तो एक एज एन आर्मी पायलट जाने का एक चांस है मेरे पास। तो मैं उसके ही बारे में, मतलब अभी फिक्स नहीं है, बट मैं उसके बारे में सोच रही हूँ कि आई कैन जॉइन आर्मी एंड फ्लाई ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स ओवर देयर। ओके, तो आपके विकल्प है आपके पास और भी? हाँ, मेरे पास ऑप्शंस है। अब डिस्कवर करूँगी तो और मुझे पता चलेगा। आपने क्या डिसाइड किया है? सर मैं नेवी ऑप्ट करने वाली सर। यस व्हाई? सर। मतलब मेरा, जैसे मैंने बताया, बचपन में मेरा ये डिसाइडेड था कि मुझे एनडीए में जाना है सर। बट इन माय एकेडमी वी हैव सीनियर्स जो अभी इन्हीं एकेडमीज में अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो वन ऑफ आवर नेवल कैडेट वो आए थे एकेडमी विजिट करने के लिए। तो तब मैंने उनके साथ डिस्कशन किया और उन्होंने हम सबको बहुत सारी चीज़ें बताई नेवी के बारे में, इंडियन नेवल एकेडमी के बारे में। तो तब मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। एक हमारे सर थे जो सबमरीन में सर्व कर चुके थे, तो वो भी मुझे इतना अच्छा लगा कि ये सब लोग बहुत डिफरेंट लाइफ जी रहे हैं और ये बहुत ही अलग है। तो मुझे सबसे अच्छा यही लगा, तो मैंने नेवी मेरा प्रेफरेंस डाला सर। यस सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। 17 साल की लड़कियां हैं, आगे जाके इनका ग्रेजुएशन होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी में अगला ट्रेनिंग होगा और फिर बाद में इनके जो कैडर्स होगी या फिर अगर इन्हें आर्मी में जाना है, इन्हें इन्हें नेवी में जाना है, तो इन सब के रास्ते और भी इनके आने वाले वक्त में खुले हो जाएंगे। लेकिन अर्ली एज थॉट्स क्लियर रहना और एजुकेशनली करियर वाइज एग्जैक्टली क्या करना है ये इनके जहन में क्लियर था और इसीलिए इस पथ पर अब दोनों लड़कियां चल चुकी हैं। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार बाबले, आज तक, पुणे।